cineinc.com। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम परवेज़ आलम है और इस वक्त मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के परिसर में कैंपस में मौजूद हूँ और मेरे साथ में मौजूद हैं चिंटू कुमारी। और अब आप समझ सकते हैं कि बात तो कुछ स्टूडेंट पॉलिटिक्स की होगी कि जो भी कुछ हो रहा है जेएनयू में, ख़ास तौर पर पिछले 5-6 सालों में, उसका थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। मगर पहले चिंटू ये बताइए कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ में छात्रा हूँ और पॉलिटिक्स ऑफ काउंटर कल्चर विद द केस स्टडी ऑफ भोजपुरी रीजन मैं कर रही हूँ। यहाँ पर कंपैरिजन भी कर रही हूँ कि वेस्ट में काउंटर कल्चर का क्या मायने है और यहाँ पर काउंटर कल्चर के क्या मायने हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या मायने हैं? वेस्ट में थोड़ा स्टैंडर्ड जो काउंटर कल्चर का है ऊपर है, लेकिन अभी हमारा जो काउंटर कल्चर है वही सामंती जातिवादी व्यवस्था से के खिलाफ लड़ने की काउंटर कल्चर है। तो जो हाशिए का समाज है वो अपनी पोएट्री में, वो अपने लिटरेचर में, वो अपने थिएटर में, सॉन्ग्स में, जैसे इसको कह सकते हैं, चाहे वो पोइट्री ऑफ डिसेंट हो, म्यूजिक ऑफ डिसेंट हो, थिएटर ऑफ डिसेंट हो, जी बिल्कुल, ये कर रहा है। पैरेलल एक सबल्टन कल्चर क्या है, कैसे ये आपने सबॉल्टन कह दिया। ये मेन स्ट्रीम आपको पता है, जैसे आपने सबॉल्टन का मेरे कान खड़े हो गए इसलिए कि जब ये पिछले दिनों कुछ ये मामला चल रहा था, कन्हैया और साथ में शैला, रशीद और साथ में उमर, है ना, इनका कुछ जो मामला चला, वो हम आएंगे उस तरफ बाद में। लेकिन ये सबॉल्टन बहुत आ रहा है। ये कन्हैया की पीएचडी का विषय था क्या? कुछ बार बार इसका जिक्र आता था, अफ्रीकन सबल्टन इनका कुछ। और उसके बाद में फिर काफ़ी लोग ये जिक्र करते थे कि एक्चुअली सबॉल्टन होता क्या है पहली बार एक बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनको ये पता चला। खैर बहरहाल इसको हम यहाँ छोड़ देते हैं, लेकिन सीधे हम वहीं पे आ जाते हैं। हुआ क्या था? अब से कितने समय की बात है? 2016 की घटना है ये। मैं यहीं पे था, दिल्ली में। जी, आपको बताऊं मैं उस दौरान क्या हुआ। जेएनयू एक ऐसा स्पेस है, बेसिकली एक प्राइमरीली एक रिसर्च यूनिवर्सिटी है और इसमें हर तरह के टॉपिक्स पे वाद विवाद, चर्चा, संवाद चलता रहता है। ठीक है, तो उस समय जो संवाद था एक कल्चरल नाइट था। बेसिकली अफजल गुरु को जो फांसी पर चढ़ाया गया, उसको लेकर के एक डिबेट था कि क्या फांसी की सज़ा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो इस पे ये तो डिबेट का तो पार्ट हो ही सकता है ना। अब उसके साथ जो है एक तमगा लगा दिया गया कि जेएनयू के स्टूडेंट जो हैं एंटी नेशनल हैं और ये देश के खिलाफ बातें कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी यहाँ पर उस तरीके के टॉपिक पे बात, कुछ इश्यूज़, कुछ मुद्दे, जैसे कश्मीर एकदम अनटचेबल इशू, इस पे आप बात ही नहीं कर सकते। आप कश्मीर के मुद्दे पर बात ही नहीं कर सकते, आप आफ्सपा पे बात ही नहीं कर सकते। ये हमारे देश में हमारी जनता को जो भी कुछ चीज़ें प्रभावित करती हैं, उस विषय पे बात करने में खौफ क्यों? हम अपने समाज को, अपने बेहतर समाज तो वो को बात कैसे हो रही थी यहाँ बनाएंगे? पे। जी, वो बात हो रही थी, उसको रोका गया। उसके बाद फिर ये नहीं सब हुआ था। उसमें मैं थोड़ा सा कम से कम शब्दों में और वाक्यों में ज़रा उस बात को समेटता हूँ। तो उसमें ये था कि कुछ नारे लगे उस जनसभा के दौरान, और नारे कुछ ऐसे थे जिनको लोगों ने दोहराया कि ये बड़े देश विरोधी, ट्रेजन वाले नारे हैं। और मुझे तो सबसे दिलचस्प बात ये लगती है उसमें कि जिन लोगों ने नारे लगाए थे उनका पता नहीं लगा, और क्या नारे थे किसी को उस वक्त आइडिया भी नहीं था। लेकिन ये मुझे अच्छी तरह से याद है कि जो बड़े देश समर्थक अपने आप को कहते हैं या देशभक्त कहते हैं, उन्होंने कम से कम हज़ारों लाखों बार वो नारे खुद लगाए हैं टेलीविज़न की डिबेट्स में बैठ के, और बड़े फ़ख्र से। और जब भी वो भाषण देते हैं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ी तादाद में लोग उन नारों को दोहराते रहते हैं बार बार, और ये कहते हैं कि देखिए ये नारे लगे थे। जबकि ये मेरे ख्याल से पुष्टि नहीं हुई कि नारे किसने लगाए थे। अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। और अगर किसी ने तो लगाए थे या नहीं लगाए थे? किसी ने अगर लगाया होगा तो वो हमारे जो प्रशासन है, यूनिवर्सिटी प्रशासन है, पुलिस है, वो पता लगाए, क्योंकि हमने तो नहीं लगाए थे। हमारे जेएनयू का ये कल्चर जो है, ऑफ कोर्स हर विषय पे एक चर्चा होती है, लेकिन इस तरीके के नारे तो नहीं लगते। और बहुत वो वीडियो ही डॉक्टर था अपने आप में, ये भी सामने खुलासा हुआ।
तो अगर कुछ मतलब वो जो पुख्ता सबूत वीडियो बना मिला था है, उसमें गलत तरीके से छेड़छाड़ हुई थी छेड़छाड़ हुई थी, और उसमें किसी ने साउंड ट्रैक करके और पिक्चर्स ऐसी मिला दी थी कि जिसे बिल्कुल। नारे लगा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन आप जैसे कह रही हैं कि आमतौर पे इस तरह का कल्चर नहीं है और उसको जेएनयू के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। जेएनयू के कल्चर के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। जेएनयू का कल्चर क्या है? जेएनयू एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ समाज में क्या हो रहा है, क्या नीतियाँ चल रही हैं, उसके ऊपर भी जेएनयू का अपना एक से होता है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि यहाँ पे देश विरोधी गतिविधियाँ होती हैं। सर बेसिकली ये तो जेएनयू के डिमोनाइज करने की बात हुई, क्योंकि जेएनयू सवाल करता है और सवाल पचता नहीं है बहुत सारे लोगों को। शिक्षा के अलावा, किताबों के अलावा भी हम लोग सड़कों पे किसानों के संघर्षों में, महिलाओं की आज़ादी की लड़ाई में, मतलब इन सारे आंदोलनों में सवाल एक रोल। बताइए मुझे, सवाल बताइए। सवाल सत्ता से सवाल करता है कि जो भी वो नीतियां बना रही हैं, जो पावर में लोग हैं उनसे, जो पावर में जो लोग हैं, जो नीतियां बना रहे हैं, जो सरकार में हैं, वो अगर छात्र विरोधी है, वो अगर महिला विरोधी है, तो उसके लिए सवाल करना हम एज अ सिटीजन, एक स्टूडेंट के बतौर कर नहीं सकते हैं क्या? तो उस सवाल पे ही दिक्कत है कि आप जो है पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को पूंजी के हवाले कर दे रहे हैं। इससे किसका फ़ायदा है? इससे पूंजीवाद को फ़ायदा है या फिर जो बहुसंख्यक हमारे देश का समाज है उसको फ़ायदा है? तो ये सवाल आप करते हैं और उसके बावजूद फिर मैं समझना चाहता हूँ कि आप पे देशद्रोह का इल्ज़ाम लगता है। जी, आपको बता दूं कि मेरे ऊपर भी है। अच्छा, नाम है आई एम आपका? ऑल्सो वन ऑफ दीज, लाइक जो 36, क्योंकि उस समय सारे जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं उनको ऐसे ही नाम लगा दिया गया था। हाँ, लेकिन आप कह रही हैं कैटेगोरिकली कि आप तो उस सब में थी नहीं, मतलब नारेबाजी वगैरह में। मैं स्टूडेंट एक्टिविस्ट हूँ और नारे लगाती हूँ, लेकिन उस तरीके के नारे उस तरह के नारे नहीं लगाए लेकिन उस दौरान जो है मेरे घर में, मेरा घर बिहार के एक छोटे से गांव में, कॉलो डिहरी में है। वहाँ पर पूरे गांव में मेरे माँ को, मेरे घर को, परिवार को पूरा लाइक मीडिया का ट्रोलिंग और बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया उस दौरान। यही कह के कि हम जो हैं देशद्रोही हैं। तो हमारे तो गांव के लोगों ने कहा कि नहीं भाई, चिंटू तो हमारे गांव की शान है। आप ऐसे मत कहिए, क्योंकि मैं कॉलेज के अलावा भी, यूनिवर्सिटी से मैं जब गांव में जाती हूँ तो उनके आंदोलनों में भी जनता के साथ, उनके सवालों, मनरेगा से लेकर के बीपीएल कार्ड, इन सब के लिए लड़ाई लड़ना, वो भी मेरा पार्ट एंड पार्सल है, बिकॉज मैं आई कम फ्रॉम दैट प्लेस, एक लैंडलेस फैमिली। और इस तरह की कुछ जो मार्चेस होते हैं दिल्ली में भी और भी जगहों पे, आप उसका भी हिस्सा हैं आजकल ना? जी बिल्कुल। जैसे किस तरह की, एक मुझे पता है कि आप एक मार्च से कुछ करने वाले हैं, थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि इसमें किस तरह के लोग आएंगे और क्या अपनी डिमांड्स हैं जो वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखेंगे। सो बेसिकली लगभग पिछले 5 सालों में जो व्यवस्था है हमारे देश में, उससे जो एस्टेब्लिशमेंट सिस्टम है, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बेसिकली हम लोग को लगता है, बहुसंख्यक स्टूडेंट यूथ को ये लगता है कि हमारे साथ छलावा हुआ है, हम लोग को ठगा गया है। हम लोग से वादे बहुत बड़े बड़े किए गए थे कि 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, हम लोग से वादे किए गए थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं। जो दिल्ली में जैसे जुलूस निकालेंगे आप, उसमें अंदाजन कितने लोग पार्टिसिपेट कर लेते हैं बड़े से बड़े जुलूस में? अभी हम लोग उम्मीद करते हैं कि 25,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं अभी दिल्ली कैपिटल में सड़कों पर उतरेंगे और लाल किला से पार्लियामेंट तक मार्च करेंगे। और नारे किस तरह के होंगे आपके? हम लोग नारे इस तरीके के लगाते हैं कि भाई धार्मिक उन्माद नहीं चाहिए, हमें शिक्षा और रोज़गार चाहिए, ठीक है। हमें बजट का 10वां हिस्सा शिक्षा पर चाहिए। हमें जो है जेंडर जस्टिस चाहिए। जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट जैसे जेएनयू में हो, वो पूरे देश भर की यूनिवर्सिटीज़ में लागू हो। तो ये सारे नारे होंगे। यही आपके डिमांड्स भी हैं? यही डिमांड्स ये हैं कि लगभग 24 लाख पद जो है, सरकारी पद खाली हैं, उनको भरा नहीं जा रहा है और स्टूडेंट्स जो हैं वो बेरोज़गार हैं और उनको उन्माद में ढकेला जा रहा है। यू नो, किस तरह के उन्माद में? देशभक्ति, कम्युनल उन्माद में उनको धकेला जाता है। सांप्रदायिक बन रहे हैं वो, सांप्रदायिक बन रहे हैं। उनके पास अगर रोज़गार नहीं है तो उनको ट्रॉलर बनाया जा रहा है, उनको जो है लिंचर बनाया जा रहा है, आईटी सेल बन गया, आईटी सेल बन रहा है।
तो ये दो तरफा आपको ऐसा लगता है कि वो लोग हैं जो लिंचिंग और इस तरफ जा रहे हैं इस उन्माद में? आप जब शिक्षा नहीं देंगे, उनको रोज़गार नहीं देंगे, तो लोग जो खाली होंगे उनका क्या यूज़ कर सकते हैं? हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है जो वेस्ट हो रहा है उसको इसी आईटी सेल में घुसाते हैं, क्योंकि बेरोज़गार है, कुछ पैसे मिल जाएंगे, भले ही गाली दे करके मिल जाए। कितने मिल जाएंगे? गिनती के 50, 100, 1,500, 2,000 लोगों को जॉब मिल जाएगा, उससे तो कुछ नहीं होता। खैर एनीवे, आपका ये तर्क है, मैं उसको चैलेंज नहीं करूँगा, लेकिन आप ये कह रही हैं कि ये वो लोग हैं जो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं या जो नौजवान लोग हैं वो थोड़े से भटके हुए हैं और उनको रिलीजियस फेरोसिटी और जो फर्वर है उसमें डाला जा रहा है ना? जी। और इसके अलावा जो 2-3 अगर मैं कहूँ कि वो डिमांड्स क्या हैं जो आप गवर्नमेंट से मनवाना चाहती हैं? एक तो ये है कि जेंडर जस्टिस सेल बनाया जाए पूरे देश भर की यूनिवर्सिटी में। आपको पता होगा कि यहाँ निर्भया जो इंसिडेंट हुआ था, जिसमें कि एक लड़की जो है जो अपना कोर्स कर रही थी उसका सामूहिक बलात्कार हुआ, बस में गैंग रेप हुआ जी। और उसके बाद में उसमें उसकी जान भी चली गई। जी जी। तो बेसिकली जेएनयू के बहुत ही करीब नज़दीक में ये घटना हुई थी और जेएनयू ने बहुत ही क्विक रिस्पांस दिया। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की तरफ से हम लोगों ने एक बड़ा मार्च आयोजित किया। पूरा का पूरा कैंपस जो है हुजूम बाहर सड़कों पर उतर गया और उसके बाद पूरे देश भर में आग की तरह ये घटना फैल गई और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट लगातार मैंने तो एक तो आप ये करिए जेंडर के मामले से प्रोटेक्शन थोड़ा सा वेमेन का और साथ में सेंसिटाइजेशन, आज़ादी का प्रोटेक्शन, तो आज़ादी क्या? आज़ादी बताइए, आज़ादी बताइए। महिलाओं का प्रोटेक्शन ओवर प्रोटेक्शन हो जा रहा है घर में और बाहर में, हर जगह। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर महिलाएं निकल ही नहीं सकती। तो देयर इज़ अ मूवमेंट गोइंग ऑन, पिंजरा तोड़ मूवमेंट। तो पिंजरा तोड़ में क्या है कि आप जो है पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी 24x7 जो लाइब्रेरी है उसमें जाने का मौका दीजिए। ये कैसे समाज में हम लोग रह रहे हैं? किसी को अगर लाइब्रेरी में, खासकर जेएनयू में तो ऐसा है कि हम लोग 24 घंटे लैब में अपना काम करते हैं। अगर कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है, आप पुरुषों को तो मौका दे रहे हैं, लेकिन महिलाएं जो साइंटिस्ट बनना चाह रही हैं, कोई इनोवेशन करना चाहती हैं, उनको आप उससे बाहर रख रहे हैं। तो जेंडर जस्ट कैंपस जेएनयू में जैसा इस्टेब्लिश है, हालांकि यहाँ पर भी एक नया स्कीम लाया गया इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का, जिसमें अपॉइंटेड मेंबर्स होंगे जो कि वाइस चांसलर अपॉइंट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर एक विशेष एक अलग तरीके का सिस्टम था जिसमें स्टूडेंट्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, जीएस कैश रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन कर भेजते थे। लेकिन अभी जो है हमारे प्रशासन जो है अपॉइंट करता है और वो हमारे मसले जो भी जेंडर हरासमेंट का मसला होगा। तो ये हुआ, तो ये वो कुछ डिमांड्स हैं। अब ये तो मुझे तो इसमें कहीं कोई समस्या नज़र नहीं आती। किसमें? अब जितनी भी मांगे हैं, नारे हैं, और इन सब के साथ में फिर आपको ब्रांड कर दिया जाता है कि आप लोग, है ना, क्या मतलब ये मतलब ये वैसे पॉलिटिक्स क्या है? मैं आपको एक लीडिंग सवाल है, मैं चाहता हूँ, कोई इशू नहीं है, आप अपना जो भी लीडिंग जवाब हो दीजिए अपने हिसाब से, कि इस तरह की पॉलिटिक्स कौन कर रहा है और पर्पस क्या है उसका आपके दृष्टिकोण से? देखिए, बेसिकली हमारी समझदारी ये है कि अगर राष्ट्रभक्ति आप सचमुच में दिखाना चाहते हैं तो आप इस बात को रिकग्नाइज़ करिए कि हमारा देश जो है कुछ पेड़ पौधे झरने पहाड़ से मिलकर ही नहीं बनता। एक टेरिटरी का नाम राष्ट्र नहीं है, एक बाउंड्री का नाम राष्ट्र नहीं है। इसमें रहने वाली जो जनता है जो कि भूखमरी से मर रही है, जो बेरोज़गारी का शिकार है, जो कुपोषण का शिकार है, जो अशिक्षित है, उसको, उसका अपलिफ्टमेंट किस तरीके से किया जाए, उस जनता को सेंटर में रख करके उस जनता के एक बेहतर भविष्य के लिए अगर देश काम करता है तो वो असली राष्ट्रवाद होगा। लेकिन हम जो हैं बाउंड्री और टेरिटरी को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। ठीक है, राष्ट्र के जनता जो है काफ़ी पिछड़ जा रही है, राष्ट्र में जो जनता है वो कहीं पीछे चली जा रही है। हम जो है तो आप वो जनता और पे ज़्यादा फोकस कर तो रहे हैं। जनता के दृष्टिकोण से और ख़ासतौर पे छात्रों के दृष्टिकोण से वो जो चीज़ें हैं आप उनको एजेंडा पे रख रही हैं। जी। चिंटू, थोड़ा सा ज़रा सा ये भी बात कर लेते हैं कि आप तो यहाँ जनरल सेक्रेटरी रह चुकी हैं जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की। जी। 2014 में थी आप? 14-15। 2014-15 में आप जनरल सेक्रेटरी, तो आप तो मतलब इलेक्शन लड़ा है आपने और जीती हैं, तो कोई ना कोई बात तो ज़रूर रही होगी जिसमें आप लोगों ने आपको समर्थन दिया। जेएनयू में मुझे ये भी पता है कि जो पॉलिटिक्स है वो थोड़ी पार्टी बेस्ड होती है,
जी, कहीं ना कहीं। यहाँ पर लेफ्ट के अलग अलग कलर्स हैं। हाँ, लेफ्ट के तो क्या क्या कलर्स हैं ज़रा बताइए। मतलब कम्युनिस्ट पार्टीज़ जो अलग अलग हैं देश में, उनके अलग अलग स्टूडेंट विंग्स भी हैं, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल। तो बेसिकली वो ज़्यादा यूनियन में चुन करके आते हैं। और दूसरी लेफ्ट तरफ ओरिएंटेड, फिर एक एनएसयूआई है जो एनएसयूआई भी है, जो कांग्रेस से AB समर्थन लेती जी, है स्टूडेंट्स के, जी जी, फिर एबीवीपी है, एबीवीपी है जो तो- बीजेपी से जी है ना अपना एक मार्गदर्शन लेती है। जी अब आते हैं ये जो कम्युनिस्ट इतने सारे ग्रुप्स हैं, जी ये डोमिनेट करते हैं जेएनयू की पॉलिटिक्स को, ठीक बात है, जी हमेशा से करते आए हैं। जी। शायद कभी एक आध बार ऐसा हुआ होगा हाँ, कि एबीवीपी वाले आए हों, है ना, रेयर रेयर बहुत कम ऐसा होता है। यानी कि जो बीजेपी, तो शायद एक वजह ये भी हो सकती है कि क्योंकि ये जो जगह है ये एक के बाद में जितनी भी स्टूडेंट लीडर्स पैदा करती है वो वामपंथी होते हैं, लेफ्टिस्ट होते हैं, बाएं बाजू के होते हैं। ऐसी क्या खास बात है इसमें जेएनयू में कि ये स्टूडेंट लीडरशिप इसी तरह की निकल के आती है? शायद ये भी एक कहीं मसला हो सकता है, दिल में किसी के एक कहते हैं ना कांटा सा लगा हुआ है, क्या वजह है इसकी? सो बेसिकली जेएनयू में हर बार जो है 2000 करीब नए स्टूडेंट्स आते हैं, और आप समझ सकते हैं कि जो नए स्टूडेंट्स आते हैं वो उसी समाज से आते हैं जो कि मोस्टली राइट विंग मानसिकता उनमें भरी जाती है। लेकिन जेएनयू में आ करके जो लोग यहाँ का माहौल देखते हैं, वो सबसे पहले यहाँ के माहौल से प्रभावित होते हैं। वो देखते हैं कि जेएनयू एक ऐसा कैंपस है जहाँ पर हर रीजन से लोगों का रिप्रेजेंटेशन मिलता है। जेएनयू एक ऐसा कैंपस है जहाँ सोशल जस्टिस को इंश्योर करने की लड़ाई लड़ी जाती है। जेएनयू एक ऐसा कैंपस है जहाँ पर एलपीजी के खिलाफ लड़के, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत जो शिक्षा को पूंजी के हवाले करने की जो साजिश थी, उसके खिलाफ स्टूडेंट मूवमेंट, एक बड़ा स्टूडेंट मूवमेंट खड़ा होता है। और अभी भी यहाँ पर जो है मार्जिनलाइज तबके से जो स्टूडेंट्स हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि हमारी फ़ीस बहुत कम है और क्वालिटी एजुकेशन है। तो जेएनयू बेसिकली एक मार्जिनलाइज तबके के लिए एक स्पेस क्रिएट करता है। अच्छा, मैंने और जी नीतियों के तहत, ठीक है, लेकिन मैंने पिछले दिनों कुछ ये पढ़ा है और इल्ज़ाम भी सुना है, और वो इल्ज़ाम ये है कि पिछले कुछ सालों में, जी बल्कि ख़ास तौर पे 2 साल में, इस बात की पूरी कोशिश है कि जेएनयू के इस कल्चर को ख़त्म किया जाए और एक कोई नया कल्चर एस्टैब्लिश किया जाए। ये इल्ज़ाम, आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ, क्योंकि जेएनयू में जो है यहाँ पर एक ढाबा कल्चर हुआ करता है। तो ढाबा कल्चर में रात दिन हम लोग जो है पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं, समाज की भी बात करते हैं, स्टडीज़ की भी बात करते हैं। तो चाय पे चर्चा ऐसे बनावटी नहीं, मतलब कि आमतौर पे हमारे यहाँ चाय पे चर्चा होती ही है। तो उस ढाबा कल्चर को बंद कर दिया गया, सो दैट जो स्टूडेंट्स मोबिलिटी है, जो रात में भी बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, उसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, एक तो ये हमला है इस कल्चर पे, जो ढाबा कल्चर है उस पे हमला है। दूसरा, जेएनयू में 80% फ़ंड कट किया गया है। हमारी लाइब्रेरी में जो 8 करोड़ रुपया साइन होता था, अभी जो है 80% उससे फ़ंड कट हुआ है। तो जो भी जर्नल्स, जो भी सब्सक्रिप्शन हम लोगों को मिल पाता था, उसमें दिक्कत आ रही ठीक है। है, और उसके अलावा जो एक कैंपस, हम लोग के कैंपस में पब्लिक मीटिंग्स जो है लेट नाइट तक चलती है। लाइक कुछ पब्लिक मीटिंग्स जो है, मान लीजिए कुछ फूड सिक्योरिटी पे, जेंडर जस्टिस पे, किसी भी विषय पे अगर चल रहा है, तो लोग सवाल जवाब करते हैं, जो भी हमारे स्पीकर्स हैं, और 2-2 बजे तक, रात तक पब्लिक मीटिंग मतलब स्ट्रेच कर जाता है। तो आजकल जो है वो पब्लिक मीटिंग का स्पेस कर्टेल किया जा रहा है। वी डोंट गेट सैंक्शन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। हम लोगों को मेस बुक नहीं करने दिया जा रहा है। ओके, पूरा और इसके अलावा कल्चर है, उसके ऊपर एक धावा बोला जा रहा है कि ये लोग बात ही ना करें, ये लोग जो है संवाद ही ना करें, मोबिलिटी ही इनकी खत्म। क्या फ़ायदा होगा इससे उनको? फ़ायदा ये होगा कि सब लोग अपने कमरों में बंद रहें, इंडिविजुअलिस्टिक बने, सिर्फ अपने बारे में सोचे, दुनिया समाज के से क्या लेना है, माँ बाप के अच्छे बने, अच्छे बच्चे बने, और सीधे रास्ते पे चलें, और बिल्कुल इधर सीधे उधर रास्ते कोई पे, दंगा, obedient मतलब pilot दंगा बने। फसाद तो खैर अलग चीज़ है, लेकिन ये कि कभी विरोध के शोर वगैरह ना उठाएं, बिल्कुल, डिसेंट ना करें। बिल्कुल। एक बात बताइए, वो क्यों ना सोचें? ऐसे मैं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो कौन लोग हैं, मैं आइडेंटिफाई भी नहीं कर रहा, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो आपने एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कई बातें कही हैं वो किस हद तक सच हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, मैं ये जानता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग उसको चैलेंज करते हैं कि ये इंटेंशन नहीं है जो आप कह रही हैं, इंटेंशन ये है
कि ये एक पढ़ने लिखने की जगह है, यहाँ पढ़ने लिखने के माहौल को थोड़ा सा रिफ़ाइन किया जाए। रातों को 2 बजे तक ये महफ़िलें हो रही हैं, अड्डेबाजी हो रही है वगैरह वगैरह, उनका शायद ये भी सोचना हो सकता है। लेकिन मैं आ रहा हूँ इस तरफ कि राजनीति किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन ये कि अगर बहुत ज़्यादा हो कैंपस में तो चिंता होती है, और ख़ास तौर से जो अभिभावक हैं, जो गार्डियंस हैं, जो माँ बाप हैं, उनको भी होती है। आप सहमत हैं इस बात से? जेएनयू का अगर एग्जांपल अगर आप लें तो वो लोग एकेडमिक्स में भी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं जो लोग राजनीति में भी हैं। साइंस के फील्ड में भी यहाँ से काफ़ी सारे लोग जो आईएएस आईपीएस बनते हैं। डिफेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, वो भी यहीं की हैं। जी वही वही। और जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं सीपीआईएम के सीताराम येचुरी, उन्होंने भी यहीं से उड़ कर अफलाक के तारे तोड़े हैं, कहते हैं राजनीति की है। जी जी, तो हर फील्ड में लोग गए हैं और बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं अपने अपने फील्ड में। एक दुखती रख है, मुझे लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए। आपका संबंध किस पॉलिटिकल विंग से है? मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की दिल्ली की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, दिल्ली और स्टेट इसका जो पेरेंट कार्डर है वो क्या है? ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, उसका स्टूडेंट विंग है। आपको पता है बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अब तक तो सब ठीक है, लेकिन जैसे ये लेनिनिस्ट मार्क्सिस्ट आता है, इस देश में एक थोड़ा सा माहौल ऐसा बन गया है कि इन दोनों नामों को साथ में देखकर लोगों को लगता है अरे ये तो कुछ माओवादी टाइप का मामला है। उनको बताइए कि आपका इस तरह की पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ होता है क्या? माओवादी राजनीति भी एक अलग राजनीति है, उनके भी अपने कॉज हो सकते हैं, उनके भी अपने तरीके हैं। लेकिन अगर मैं मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट से बिलोंग करती हूँ तो मेरे लिए कुछ जहाँ से मैं आती हूँ भोजपुर, बिहार में भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर क्या होता था कि एक बहुसंख्यक दलित समाज को वोट देने से भी रोका जाता था, और जो भी वो काम करते थे उन बेसिकली बॉन्डेड लेबर और सामंती राजनीति जो है डोमिनेट करती थी। उसके खिलाफ अगर एक लिबरेशन मूवमेंट चलाया गया है, अगर मिनिमम वेजेस के लिए, महिलाओं के डिग्निटी के लिए लड़ाई कोई लड़ी गई है, अगर एक समतामूलक समाज के लिए आंदोलन चल रहा है, तो वो है, और वो छुपे रूप में नहीं, अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में पार्टिसिपेट तो उस तरह की चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये कि जो माओइस्ट आमतौर पे कहते हैं कि वायलेंट ग्रुप्स की तरफ इशारा होता है, कि जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जो मिलिटेंसी है, जैसे छत्तीसगढ़ के आसपास है और भी बहुत सी जगहों पे, कई राज्यों में है, तो उस तरह की चीज़ों को भी समर्थन देते हैं आप कभी? नहीं, माओइज़्म से हम लोग का हम डिफ़र करते हैं, क्योंकि हम पार्लियामेंट्री राजनीति में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, और माओइज़्म का तो थोड़ा डिफरेंट है कि भाई पार्लियामेंट्री बात के खिलाफ वो लोग जाते हैं। और हिंसा का इस्तेमाल, हिंसा का जो कुछ इस्तेमाल सशस्त्र संगठन हैं जो करते हैं, उनको लगता है कि इसका भी जस्टिफिकेशन है इस वायलेंस का। तो उनका अपना तौर तरीका हो सकता है, जिसको कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ उनसे संवाद करके अगर उस मसले का लोकतांत्रिक हल निकालना चाहे तो निकाल सकती थी, लेकिन उनके कॉज बुरे नहीं हैं। अगर समाज में असमानता है तो है, अगर क्लास डिफरेंस है तो है, उसको हम नकार नहीं सकते हैं। अगर उनके तरीके, अगर उनके मेथड्स में अगर कोई परेशानी है तो उससे सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से डील करके कुछ निकाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी हम विलिंगनेस देखते नहीं हैं। बेसिकली उनको और ज़्यादा बढ़ाने की ही कोशिश होती है, और उसके नाम पर एक पॉलिटिक्स खेलने की, और सरकार की तरफ से वायलेंस और काउंटर वायलेंस दोनों के नाम पे जो असली मुद्दे हैं, वो मुद्दे कहीं ना कहीं छुपाने की राजनीति। एक बात समझाइए, ये आपके विचार हैं और मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छी तरह से अपनी बात मेरे सामने रखिए और बहुत सारे लोगों के सामने रखिए। ये जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट नाम है, मैं लंदन में रहा हूँ एक लंबे अरसे, बहुत लंबे अरसे। मैं मार्क्स की कब्र पे भी गया हूँ अभी गया था बल्कि 2 साल पहले, और वहाँ पे हमारे एक मुसलमान दोस्त हैं, वो बड़े पक्के कम्युनिस्ट हैं और मार्क्सिस्ट हैं। उन्होंने कहा वहाँ उनकी कब्र पे जाना और मेरी तरफ से फातिहा पढ़ना। अच्छा। मतलब ये कि प्रार्थना जो इस्लामिक रिचुअल के हिसाब से होती है। तो बड़ी कंट्रडिक्शन देख रहे हैं आप कि एक मुसलमान और कब्र भी है और फातिहा भी पढ़ना, लेकिन ये एक एसोसिएशन, एक जज्बाती लगाव रहा है पुराने लोगों का ख़ास तौर पे। मगर दुनिया भर में हम देख रहे हैं
कि जहाँ लेनिन का नाम आता है, मार्क्स का नाम आता है, समाज में एक ऐसा तबका भी है, वो बड़ा वर्ग है, वो हंसने लगता है। वो कहते हैं ये लोग किस दुनिया में जी रहे हैं, मार्क्स लेनिन ये तो सब ख़त्म हो गए, जहाँ रूस वगैरह में ख़त्म हो गए, आसपास में ख़त्म हो गए, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी। और ये एक तरफ चिंटू कुमारी हैं, आज भी उनका झंडा उठाए हुए, उनके नाम के साथ में किसी न किसी तरह की पार्टी पॉलिटिक्स करती हैं। क्या जवाब देंगे आप उनको? खतरा किस बात का है? अगर मार्क्सिज्म लेनिनिज्म ख़त्म हो गया है तो ये मॉन्स्टर कौन सी चीज़ है जो डरा रही है? क्यों लेनिन की प्रतिमा गिरा दी जाती है? अभी हुआ है ना, त्रिपुरा में लेनिन की प्रतिमा गिरा दी गई। तो जब उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, रेलेवेंस ही नहीं है, तो खतरा किस बात की है, डर किस बात का है? नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे अब लेनिन या स्टालिन, मैं एक बात कहूँ, हिस्ट्री में कहीं ना कहीं ये है कि लेनिन पे इल्ज़ामात अगर 50 हैं तो स्टालिन पे तो 100 हैं, और ये है कि सब ये बड़े ऑटोक्रेट किस्म के लीडर्स थे जी, और माना जाता है, ठीक है। और स्टालिन पे तो बहुत ज़्यादा, मतलब उन पे तो मतलब जेनोसाइड, नरसंहार, इस तरह के भी एलिगेशन से इल्ज़ामात हैं। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये वो हिस्टोरिकल फिगर्स हैं कि अब से 30 साल पहले फैशन में थे ये लोग, अब नहीं हैं, लेकिन आपके लिए अब भी माननीय है। बहुत सारे लोग जो हैं सुनियोजित प्रयास करते हैं कि इनको डिमोनाइज किया जाए, लेकिन बहुत बहुत एक बड़े तबके के लिए हीरो भी माने जाते हैं ये लोग, ठीक है, तो उसको भी तो रिकग्नाइज करना पड़ेगा। होता क्या है, अगर स्टालिन ने एक अलग तरीके से वायलेंस किया तो पूंजीवाद के अंदर क्या कम हमले हुए हैं? हज़ारों की संख्या में जो लोग मारे, फ्रेंच रेवोल्यूशन ही देख लीजिए क्यों हुआ, और उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटलिज्म के साथ साथ मज़दूरों के खिलाफ जो हमले हुए हैं, जो वो लोग मारे जाते हैं, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं होती। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ और मतलब समझने की कोशिश करता हूँ, लेकिन साथ ही एक बात बताइए कि आप फ्री माइंड की बात करती हैं, फ्री थिंकिंग की बात करती हैं, आज़ाद ख़याल, आज़ाद दिमाग, आज़ाद सोच, आज़ादी सोचने की, काम करने की, मगर साथ ही साथ ये जो पार्टी के बंधन हैं, और ख़ास तौर पर जैसे मैं ये कह रहा हूँ, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मैं भी CPI, CPM, इन सब लोगों को थोड़ा सा नज़दीक रहा, मैंने देखा ये तो काडर बेस्ड पार्टियाँ हैं, इतनी आज़ादी तो नहीं देते हैं ये पार्टियाँ भी। जो काडर बेस्ड पार्टियाँ हैं उसमें भी आपको बड़े नियम और 50 चीज़ों पे चलना पड़ता है। तो आप जैसे JNU के जो नौजवान हैं वो इस माइंडसेट में आपको इस थोड़ा सा आपको इसमें कहीं सफोकेशन नहीं होता, घुटन नहीं होती? ऐसा मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया अभी तक। मैंने ऐसा डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म होता है कम्युनिस्ट पार्टीज़ में, लेकिन मैंने देखा है कि हर स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट से, ब्लॉक से लेकर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सेंट्रल लेवल पे बहुत सारी चीज़ों पे नेशनल कन्वेंशन के थ्रू, मीटिंग के थ्रू जितनी ज़्यादा बहस कम्युनिस्ट पार्टीज़ में होती हैं और जितने तर्क वितर्क के साथ एक डेमोक्रेटिक डिसीजन लिया जाता है, मुझे नहीं लगता कि कोई एक वंशवाद में उस तरीके से डेमोक्रेटिक डिसीजन लिया जाता है। वंशवाद तो नहीं है कम्युनिज्म में एटलीस्ट, और कोई इस तरीके की पार्टी लाइन नहीं है कि कोई जो है डिसएग्रीमेंट नहीं दे सकता है। पूरी तरीके से उस डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का मतलब है डेमोक्रेसी है वहाँ, यू हैव द राइट टू डिसएग्री ऑन एनी मैटर। तो उसके साथ जो लार्जर जो डिसीजन आता है उसके साथ हम लोग जाते हैं, और मैं उसका समर्थन भी करती हूँ कि इतना फ्री ख्याल हो जाए कि एकदम अपनी मर्ज़ी से ही सब कुछ चलाएं। कुछ कुछ रेगुलेशंस भी हमारे ऊपर होने पड़ेंगे ताकि हम लोग बेहतर समाज के लिए ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर सकें। ठीक है, अब ये भी बात है कि जो थोड़ा हम ज़रा समझ लेते हैं कि आप इस वक्त आज की तारीख में किस तरह के भारत का सपना देखती हैं। 4-5 चीज़ें बताइए, किस तरह का मुल्क बने आगे चल के। मैं चाहती हूँ कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो समाज बनाया था, जिसका सपना देखा था, जिसको लेकर के एक संविधान बनाया था, वो संविधान सचमुच में ग्राउंड पर लागू हो। एक सेक्युलरिज्म, एक समता, एक संप्रभुता, एक जो जनतांत्रिक समाज को रचा था संविधान निर्माताओं ने, वो सचमुच में धरातल पर लागू हो, उसका मैं सपना देखती हूँ। मुझे लगता है कि आज के समय में हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पे सबसे ज़्यादा हमला है, बहुत ही घातक, बहुत कठोर हमला हो रहा है। किस तरह का हमला है? जिसमें बेसिकली हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है
जो मार्जिनलाइज तबकों के लिए एक बेहतर लोकतंत्र में उनको भी एक मानव के रूप में एक इंसान के रूप में जीने का जो हक होना चाहिए, वो अभी उस पर एक खतरा हो रहा है। चिंटू कुमारी, अपने बारे में क्या ख्वाब देखती हैं? अब से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं? बहुत ज़्यादा बड़ा मेरा ख्वाब नहीं है। मैं एक भोजपुर, जो कि बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के एक लैंडलेस भूमिहीन गरीब परिवार से आती हूँ और मेरे ख़ानदान में मैं पहली PhD स्टूडेंट हूँ जो हायर एजुकेशन में आ पाई हूँ बहुत मुश्किल से। तो मैं सोचती हूँ कि अगर अपने उस समाज के लिए थोड़ा बहुत भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत ही बेहतर होगा। मेरा एक सपना है कि मैं जो दबे कुचले उत्पीड़ित समाज जो शिक्षा से बाहर हैं, अभी भी जो यूनिवर्सिटी का दरवाज़ा नहीं देख पाए हैं, मैं चाहती हूँ कि वो लोग जो हैं किसी तरीके से शिक्षा एजुकेशन में शामिल हो पाएँ। कितने लोग हैं आपके परिवार में? मेरे परिवार में मैं हूँ और मेरा एक भाई है और 2 बहन हैं, तो 4 भाई बहन हैं हम लोग। तो वो लोग अभी स्कूल में हैं। आप फोक सिंगर्स, जो लोकगीत गाने वाले हैं, जो कलाकार हैं, उनके साथ में भी समय गुजारती हैं ना काफ़ी? क्योंकि सब्जेक्ट तो आपका है PhD। जी बिल्कुल। जो गांव में खेती किसानी भी करते हैं, मैं उनके साथ जाके वो खेती किसानी कर रहे हैं और उसके साथ साथ गाना गा रहे हैं, वो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, उनके साथ मैं अभी सीख रही हूँ। तो ये भी है। एक है निर्मोही जी करके, हमारे भोजपुर रीजन में, खुद गाते हैं, खुद बनाते हैं, खेती से खलिहान से जुड़े हुए आवाज़ को उठाते हैं और राजनीति और शिक्षा नीति हर चीज़ को लेते हैं। तो जो ग्राउंड से जुड़े हुए जो अच्छा। सिंगर्स हैं ना, जिनकी कहीं भी पहचान नहीं, रिकग्निशन नहीं है, जिनका कोई स्थान नहीं है, मैं चाहती हूँ कि उनके बीच काम करके उनकी वॉइस को उभारूँ। फोक सॉन्ग्स की बात हुई है, आप कलाकारों के साथ में काम भी करती हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको गाना ना आए? कुछ तो सुना दीजिए। जनवादी गीत गाती हूँ। जनवादी गीत किस तरह की गाती हैं? एक मिसाल के तौर पर मुझको सुनाइए। मैं आपको एक गोरख पांडे का एक गीत सुनाना चाहूँगी, वतन के गीत, क्योंकि हम लोग को नेशनल एंटी नेशनल बोला जाता है, लेकिन हम ये गाने भी गाते हैं, वतन के गीत। हाँ। और वो आपको मैं अच्छा, सुनाना चाहूँगी। गोरख पांडे तो यहाँ JNU वाले हैं? जी JNU के ही स्टूडेंट रहे हैं और उन्होंने काफ़ी दबे कुचले पिछड़े समाज के लिए उनके गीतों को आवाज़ दिया है। मैंने अपने साहित्य में, अपने गीतों में, अपनी कविताओं में। सुनाइए। तो ये जो गीत है, इसका शीर्षक है वतन के गीत और ये कुछ इस तरीके से है। हमारे वतन की नई जिंदगी हो, हमारे वतन की नई जिंदगी हो, नई जिंदगी हो, नई जिंदगी, नई जिंदगी हो, नई जिंदगी, एक मुकम्मल खुशी हो, हमारे वतन की नई जिंदगी हो। नया हो गुलिस्तान, नई बुलबुले हो, नया हो गुलिस्तान, नई बुलबुले हो, मोहब्बत की कोई नई रागिनी हो, मोहब्बत की कोई नई रागिनी हो, न हो कोई राजा, न हो रंक कोई, न हो कोई राजा, न हो रंक कोई, सभी हो बराबर, सभी आदमी हो, सभी हो बराबर, सभी आदमी हो, हमारे वतन की नई जिंदगी हो, हमारे वतन की नई जिंदगी हो। ये गाना आप जनवादी मंचों पे गाती हैं खूब? जी बिल्कुल। और भी साथ में लोग गाते हैं? बहुत सारे लोग गाते हैं। कोरस में गाते हैं? कोरस में गाते हैं। कोरस में तो बड़ा मजा आता होगा इस गाने को सुनकर। चिंटू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मेरी ओर से पूरी तरह से अच्छी सारी, जिसे कहते हैं ना, ज़बरदस्त शुभकामनाएं। और आपने जैसे सोचा है अपने जीवन के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने घर परिवार के बारे में और भोजपुर के बारे में, आप उसमें कामयाब हों।
थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। cineinc.com